नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे रोलेक्स रिंग्स के सीएफओ हितेन दोशी से। और ये एक ऐसी कंपनी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट ईयर करीब आप कह सकते हैं 12-15 महीने पहले ये लिस्ट हुई थी और इसका बिजनेस मॉडल ग्लोबली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हमने सोचा आज इस पर आपसे बातचीत की जाए और आपको बताया जाए कि आपकी कंपनी इस समय क्या कर रही है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद बाजारों में गिरावट। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा 550 अंकों की कमजोरी। हालांकि निफ्टी में निचले स्तरों से 100 अंक की रिकवरी। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया। 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। $1 का भाव 80 रुपए 77 पैसे हुआ। डॉलर की मजबूती से आईटी शेयर्स में रौनक। डे लो से 1.25% चढ़ा आईटी इंडेक्स। एफएमसीजी शेयर्स में लगातार चौथे दिन अच्छी रौनक। इस हफ्ते अब तक 4% से ज्यादा दौड़ा निफ्टी एफएमसीजी। 4 सत्रों में ऑटो इंडेक्स ने लगाई करीब 3% की दौड़। आईएचएच और फोर्टिस को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने आईएचएच के फोर्टिस के ओपन ऑफर पर रोक लगाई। फोर्टिस हेल्थकेयर के शेयर 16% से ज्यादा टूटा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंह ब्रदर्स यानी मलिंदर सिंह और शिविंदर सिंह को 6 महीने की सजा सुनाई। फॉरेंसिक ऑडिट का भी आदेश। एविएशन सेक्टर पर डीजीसीए की सख्ती। स्पाइस जेट की मुश्किलें बढ़ी। शेयर करीब 4% फिसला। इस महीने 13% टूट चुका है शेयर। एयरलाइंस की 50% फ्लाइट्स अब 29 अक्टूबर तक रहेंगी सस्पेंड। नजर डालिए, एक बहुत ही बेहतरीन रिकवरी आपको इंडेक्स में देखने को मिलेगी। शुरुआत हुई थी तो वीकनेस थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे वीकनेस हुई। लेकिन देखिए इस वक्त जो आपके पास चार्ट है वहां पे वी शेप बनता हुआ दिख रहा है, यानी एक अच्छी रिकवरी आपको इंडाइसेस पे देखने को मिल रही है। मिड कैप मात्र 50 पॉइंट नीचे है और निफ्टी करीब 80 पॉइंट नीचे है। एक समय सेंसेक्स 550 पॉइंट नीचे था, अब मात्र 290 पॉइंट नीचे रह गया। हालांकि बैंक निफ्टी पे ज़्यादा प्रेशर है, 550 पॉइंट नीचे, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने का खतरा है अगली आरबीआई की पॉलिसी में, इसलिए बैंक्स थोड़े कमज़ोर हैं। लेकिन बाकी इंडाइसेस में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी के टॉप स्टॉक्स में अगर नज़र डालें तो HUL, टाइटन, ITC यानी कंजम्पशन की स्टोरी वाले स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती है। आइशर मोटर्स और अडानी पोर्ट्स में भी खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स पे प्रेशर बना हुआ है। फ्यूचर्स की मार्केट पर अगर आप नज़र डालें तो टॉप गेनर है मेट्रोपोलिस, करीब 5% की तेज़ी है। टाटा केमिकल, टोरेंट फार्मा, मैरिको, ग्रैन्युअल्स इंडिया में भी तेज़ी का रुझान देखने को मिल रहा है। वीकनेस कहाँ है? सिटी यूनियन बैंक, केनफिन होम्स, पावर ग्रिड, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुथूट फाइनेंस, अपोलो टायर जैसे कुछ स्टॉक्स जो हैं उसमें कमज़ोरी है। 2 से करीब 4% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। तो क्या मार्केट ने ये पूरी कमज़ोरी को डाइजेस्ट कर लिया है, फेड के फैसले को डाइजेस्ट कर लिया है और अब रिकवरी का पाथ बनता हुआ दिख रहा है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह गाबा सर मौजूद है। गाबा सर, क्या ये सब जितनी खबरें उबरें थी सब डाइजेस्ट हो गई हैं? निफ्टी मात्र 68 पॉइंट रह गया है, खरीदारी करनी चाहिए? मेरे ख्याल से देखिए आज के 17,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, नो डाउट। अगर 17,500 संभल जाता है तो फिर ठीक है, कहेंगे रिएक्शन खत्म हुआ। लेकिन अगर आज कहाँ बंद होता है वो देखना है। आज फिर वीकली एक्सपायरी है, नेक्स्ट वीक कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट वीक है। मुझे लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक अपमूव मिलेगा तो 17,700 तक ले जा सकता है। 17,700, 17,750 तक एक पॉसिबिलिटी है। वैसा ही हाल बैंक निफ्टी में भी है, यहाँ पर भी एक अपमूव मिलना चाहिए। जो नीचे का जो जोन है 40,400, यहाँ पर संभल सकता है। तो ऐसा कुछ होता है तो कहाँ तक जा सकता है? अब ट्रेड कर रहा है 40,698-95। पॉसिबल है क्या 40,800? पॉसिबल है। ये एक जोन है बैंक निफ्टी के लिए, वहां तक जाने की क्षमता रखता है। एक तो हो सकता है, बाकी लार्जर रहा कि लार्जर टाइम फ्रेम पर क्या ये वर्स्ट इज ओवर कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अब मार्केट अब तक कंसोलिडेशन पर है। हाँ, बायर्स अपसाइड है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मार्केट कंसोलिडेशन पॉइंट है इसमें, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है इसलिए उतार चढ़ाव है। निफ्टी अब मात्र 55 पॉइंट्स नीचे रह गया है और मिड कैप तो बस 1 पॉइंट किसी भी क्षण ग्रीन में भी हो सकता है। एडवांस डिक्लाइन में काफ़ी सुधार हुआ है। 1291 शेयर्स बढ़ने वाले हैं 1486 गिरने वालों के सामने, यानी 1:1.1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ पे बनते दिख रहा है। तो बहुत ही शानदार रिकवरी, मतलब 550 वाला सेंसेक्स अब 224 पॉइंट बचा है और निफ्टी मात्र 60 पॉइंट नीचे। लेकिन जिगावा जैसे कह रहे हैं कि एक बार क्लोजिंग बेसिस पे भी देखना
चाहिए यहाँ पे। गावा सर, कुछ स्टॉक्स जो बढ़िया प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं फ्यूचर्स मार्केट में, जैसे मेट्रोपोलिस ऑफ लो 4.5% यानी निचले स्तरों से तगड़ी सुधार इसमें देखने को मिली है। क्या अभी दमखम बाकी है मेट्रोपोलिस में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेट्रोपोलिस लेना चाहिए, 1400 का स्टॉप लगाना चाहिए, बस 1475 पॉसिबल है, इस ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। सुबह मैंने लाल पहले की बात की थी, वो भी एक अप मिला है यहाँ पर, तो ये डायग्नोस्टिक स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। डायग्नोस्टिक स्टॉक अच्छे हैं। और गाबा सर, निफ्टी में सबसे ज़्यादा वीकनेस पावर ग्रिड दिखा रहा है, और सबसे अच्छी जो रौनक निफ्टी स्टॉक्स बनी वो एचयूएल में। एचयूएल में लगभग 2700 के स्तर के करीब पहुंच रहा है, 54 रुपये की आज मजबूती है, बावजूद इसके कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, कंजम्पशन की स्टोरी पता नहीं कैसे आ रही है, लेकिन लोग कहते हैं कि एफएमसीजी के पास प्राइसिंग पावर होती है। तमाम तरीके के इनके पास ट्विकिंग तरीके होते हैं, ग्रामेज कम कर दिया, पैकिंग बदल दी, लाल पीला नीला कर दिया, और प्राइसिंग प्लस है, चूँकि डोमिनेंस है मार्केट में, इसलिए बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। एचयूएल में क्या राय बन रही सर आपकी? ऐसी जगह पर है, इसका जो चार्ट पैटर्न हाई टाइम फ्रेम बेसिस देखेंगे, मंथली चार्ट तो बहुत ही बढ़िया है, अब भी यहाँ पर स्ट्रेंथ है, और डेली चार्ट तो है ही थी। 2650 का स्टॉप लगाना चाहिए, जो रिसेंट टारगेट है 2775, वहां तक चला जाएगा। लेकिन मुझे लगता है 6-8 महीने दीजिए, शायद ये 3000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इस स्टॉक में वीकनेस नहीं है। गावा सर, आईटीसी को अगर 6-8 महीने दें तो देना चाहिए, डिविडेंड पे तो है ही आईटीसी, लेकिन चार्ट न्यू हाई पर चल रहा है, मेरे ख्याल से अच्छा स्टॉक है, अब भी ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं। ट्रेडिंग बेट 345 का स्टॉप लगाइए, और अपसाइड 360 पॉसिबल है, 350 360। 350 रुपये के करीब पहुंच चुका है। धीरे धीरे इस स्टॉक ने पिछले 1-2 महीने में आउट परफॉर्म किया है, किसी भी इंडाइसेस, किसी भी स्टॉक से कोई कंपैरिजन ही नहीं। ज़बरदस्त मजबूती आईटीसी ने दिखाई, लगातार बढ़त बनाए हुए, और आज 347.45 पैसे पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए अब आज की कंपनी से बातचीत करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आज हम बातचीत करेंगे रोलेक्स रिंग्स के बारे में, जो एक हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी है। हितेन दोषी जी, कंपनी के सीएफओ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो, अब चूंकि आज एक बड़ी घटनाक्रम वाला दिन है, यूएस के फेड ने दाम बढ़ा दिए, ब्याज महंगा कर दिया, तो और ग्लोबली बहुत सारी चिंताएं हैं, यूरोप को लेकर के, अमेरिका को लेकर के, रिसेशन की बातें हो रही हैं। आप लोगों को भी चिंता है क्या? Thank you very much, नीरज जी, for giving us an opportunity. जैसे आपने बताया कि आज Fed rate has increased by 75 basic points, and definitely it's a concern for India or other Indian economy. But at the same time, जो हमारा domestic consumption है, जो हमारी domestic market है, that keeps going well. So at the same time, we are expanding our customer base. We are trying to increase our customer base, और 3 या 4 नए कस्टमर है जिसका हमारा gradual supply from second quarter onwards it has already been started. 2 का अगले 1.5 से 2 महीने में और स्टार्ट हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत असर होगा वो नए जो आपके ग्राहक बन रहे हैं उनसे ये चीज़ मिटिगेट हो जाएगी, और लगातार आप एक्सपेंड करते जा रहे हैं, अपने दायरे को और बड़ा करते जा रहे हैं। तो क्या ये आपकी स्ट्रेटजी इस वक्त है? सी, वो हमारे लिए एक पूरा नया कस्टमर है, विच विल बी एडेड एडिशनल रेवेन्यू टू मी। भले ही वो कस्टमर वहां पे यूरोप में या तो यूएस में बेस्ड है, आज की तारीख में उनकी रेवेन्यू इन माई बुक्स एट 0। भले ही वो अगर 50% डाउनफॉल में चले जाए, और अगर उनका 50% पोर्शन या जो भी बिजनेस मुझे मिलता है, दैट वुड बी एन एडिशनल रेवेन्यू टू मी, एंड इट विल मिटिगेट विथ माई डाउनफॉल व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम माई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। हिरेन जी, कई इलाकों में, खासतौर पे यूरोप और यूएस में भी देखिए, बहुत सारी कंपनीज एक्सपेंड कर रही थी, अलग अलग यूनिट्स पे कर रही थी। टिमकेन की बहुत सारी एक्सपेंशन हो रही है, आपके बड़े क्लाइंट हैं वो। तो क्या ये जो पूरी क्षमता विस्तार की स्थिति है, जो कि आपके साथ उनके एक्सक्लूसिव टाइप्स हैं, वो क्या स्टेटस को है, स्टेटस क्या है इस समय? सर, स्टेटस इज
as what we have expected, but जो ramp up plan इनका जितना जल्दी था, it may differ by a quarter or something like that, but supply तो हमारा start हो ही जाएगा. और particularly एक हमारा जो customer है which is existingly at US based, और उनका जो यूरोपियन प्लांट है एंड सर्टेन अदर यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में उनके भी प्लांट्स है, वहां से वी एक्सपेक्ट सम डाउनफॉल डेफिनेटली, बट इट वुड बी स्टार्टेड इन ग्रेजुअली. तो हिरेन जी, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं और यूरोप और यूएस के बिजनेस की भी उतना कंसर्न है जितना और बाकी दूसरे लोग सोच रहे हैं. तो आपने जो नेक्स्ट 2 इयर्स के आप एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपका जो टॉप लाइन है वो 1700-1800 करोड़ कम से कम हो जाएगा, आप उस पर अभी भी कायम है? हमारा एस्टिमेट जैसे हमने पहले भी बताया है, हम वी आर एस्टिमेटिंग समवेयर अबाउट इन बिटवीन 15 to 20% growth, YOY growth in next 2 to 3 fiscals. जैसे पिछले साल हमने 1020 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया था, we expect somewhere about 17-18% growth in this current fiscal, as well as we expect same amount of growth in the next fiscal. Because जो ये recession है, जो इसका recession का tenure what we had in past, we don't think that would prolong in this recession. तो उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए. We expect some quick recovery even if in from Q4 of FY24 or something like that. जी हिरेन जी, थोड़ा सा वापस आपके प्रोडक्ट पे आते हैं. सिर्फ रिंग्स नहीं बनाते आप, और भी कई सारी आपकी चीज़ें हैं, और अदर देन ऑटो भी बहुत सारे आपके क्लाइंट्स हैं. ऑटो तो है ही है एक बड़ा मेजर पोर्शन. तो डोमेस्टिक मार्केट के संदर्भ में अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ कैसी दिख रही, खासतौर पे इंडिया, चूंकि आप यहाँ के मार्केट को लेकर ज़्यादा बुलिश हैं. हमारे जो डोमेस्टिक कस्टमर्स है, विच आर मेन ऑफ आवर कस्टमर पोर्टफोलियो इन डोमेस्टिक मार्केट, दे ऑल आर इन एक्सपेंशन मोड, और वो एक्सपेंशन कर रहे हैं. एक या दो कस्टमर ऐसे हैं कि जिनकी ऑलरेडी फैसिलिटीज हैज ऑलरेडी बीन लाइंड अप, व्हिच हैज नॉट स्टार्टेड और अदर यूटिलाइज्ड इन अ सिग्निफिकेंट वे. तो उनका प्लान है कि बाय एंड ऑफ दिस फिस्कल दे आर गोइंग टू रैंप अप दैट फैसिलिटी एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट अप नॉन automotive, or you can say industrial bearing rings as well as components to be used for the industrial and infrastructural development. तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसका ऑलरेडी हमने काम चालू कर दिया है. दे हैव ऑलरेडी गिवन सर्टेन इंडिकेशंस, दे हैव ऑलरेडी लिफ्टेड इनिशियल बैचेस व्हिच वाज वेरी मच well accepted by the customer, and we expect कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट में डोमेस्टिक कस्टमर से हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा. और साथ ही में हमने ओवरसीज में भी एक यूएस में ऐसा नया कस्टमर आया है जो अभी 3rd क्वार्टर से थोड़ा एग्रेसिवली स्टार्ट होगा, which is completely non-automotive, or you can say it's there in the industrial and equipment applications. हिरेन जी, चूंकि आपके सेगमेंट में जहाँ पे आपको तो उसको FMIG बोला जाता है, फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड्स, और चूंकि बेयरिंग्स है, उसके ऊपर का रिंग है, ये सब चीज़ें ख़राब होती है. डेफिनेटली आप लॉन्ग ड्यूरेशन की बनाते हैं, काफ़ी लंबे समय चलते हैं, लेकिन एक साइकिल होता है, जब वो कंप्लीट होता है तो फिर रिपीट सेम क्लाइंट, सेम व्हीकल या सेम मशीन के अंदर वो यूज़ होता है. मुझे थोड़ा सा ये भी समझाइए कि उस तरीके के बिजनेसेस में कैसे आपको फ़ायदा होता है. सी, हमारे जो काफी कंपोनेंट्स ऐसे हैं which are what you say a routine, or we are producing for last 15 to 17 years, और डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट्स की लाइफ होती है. these are not simply wear and tear kind of thing. तो उनकी लाइफ अच्छी रहती है बिकॉज ऑफ आवर फैसिलिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट, एंड हमारे जो कस्टमर है उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है, बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर क्रिटिकली बीइंग यूटिलाइज्ड इन ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस एंड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. तो वो रहता है जैसे जैसे मतलब वी आर टैपिंग द न्यू कस्टमर्स विच आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट. तो वो हमारा ग्रोथ सेक्टर वही है. ओके हिरेन जी, आप स्टील का चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल आपके यहाँ होता है रॉ मटेरियल के तौर पे, और स्टील का अगर आप पूरा साइकिल 1-2 साल में देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी हुई, फिर थोड़ी सी नरमी आई, और अब एक तरीके से इस समय कह सकते हैं थोड़ा सा स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्री पैंडेमिक से बहुत ऊपर इसकी प्राइसेस. तो कितना असर आपके ऊपर पड़ा है, और मार्जिन को कैसे आप मेंटेन कर पा रहे हैं?
See, the way commodity, rather particularly alloy steel price, what we are using, alloy steel, the price has gone up almost 30-40% in last 12 to 14 months, and now we get some kind of feeling from our suppliers, rather steel plants, that it would be decreased, but yet not started, and having a very minor or rather nominal reduction to the extent of 3 to 5% of something like that. But touchwood, in our case, is whatever the price increase or decrease, it would be that would be passed through to our customers. In overseas market, we are passing it on quarterly basis, and in domestic on a monthly basis kind of thing. So we didn't expect, or rather we do not have any kind of significant impact of price increase or decrease. That would be some kind of time lag effect. हिरन जी, एक ऑटो में ही एक नया सेगमेंट उभर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और उसमें बहुत सारे नए कस्टमर आ रहे हैं, नई कंपनीज आ रही हैं, नया सेगमेंट ही पूरा एक तरीके से वो क्रिएट हो रहा है। आपकी प्रेजेंस वहाँ पे भी है, तो मुझे उस बिजनेसेस के बारे में थोड़ा अपडेट बताइए। Tesla is not our client. We are not directly supplying to them. Through our customer, it goes to them. Definitely EV का जो penetration, what we, or rather what market is expecting, it is not growing at that pace. Maybe in certain commercial segment EV is applying, or rather EV applications are increased. But if you see in passenger cars, even in advanced countries, they are a bit struggling, and particularly in our domestic market, we expect it would take another good amount of time. और हमारे लिए ऑलरेडी हम हाइब्रिड व्हीकल्स, ईवी व्हीकल्स के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। हमारे 2 या 3 कस्टमर ऐसे हैं जो इंटर्न दे आर सप्लाइंग टू OEMs और ईवी मैन्युफैक्चरर्स। तो हाइब्रिड व्हीकल्स और ईवी के कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं, और वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हिरन जी, थोड़ा इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। जो आप कह रहे हैं कि हाइब्रिड के लिए भी आप इक्विपमेंट बना रहे हैं, थोड़ा बहुत अभी 2-3 क्लाइंट के साथ ही, लेकिन और बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें आपको दिख रही है। Yes, definitely we are. It is something additional products what we are adding into our product basket. Apart from the routine, my bearing rings and certain auto components what I am producing. ओके, तो रोलेक्स रिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया हिरेन जी ने, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और नए क्लाइंट एडिशन की वजह से वो सारी चीज़ें भी मिटिगेट हो रही हैं। रोलेक्स रिंग्स इस समय 2039 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, लेकिन कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर यहाँ पे देखने को मिला। हिरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक से लौट के आएंगे तो नज़र डालेंगे, और इस बीच मिड कैप स्टॉक ग्रीन में है, यानी इंडेक्स 7 पॉइंट ग्रीन में आ चुका है, और निफ्टी सिर्फ 50 पॉइंट रेड में बाकी है।